डीएनए स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और टीम इंडिया ने अंग्रेजों को लगाया 440 नहीं 434 वोल्ट का झटका और 434 रन से सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है और सीरीज में 2-1 से आगे हो गए। लव हमारे साथ है इस पर पूरी चर्चा पर। आज हमारा चौथा दिन पे ही मैच खत्म हो गया। वो अभी बैक स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि उन्होंने कल ही इस बात की प्रेडिक्शन कर दी थी। तो मतलब आपको इंडियन टीम पे ज्यादा कॉन्फिडेंस था या इंग्लैंड टीम की जिस तरीके से अभी बॉल मतलब हम बैटिंग बात करें 40 ओवर के अंदर ही आउट हो गए, डेढ़ सेशन भी नहीं खेल पाए। मुझे इंडियन टीम की बैटिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और मैंने कहा था कि कल अटैकिंग क्रिकेट होगा और उसके बाद इंडिया मैच जीत भी जाएगी कहीं ना कहीं। चौथे चौथे डे में मैच खत्म हो जाना चाहिए। तो वही हुआ आज। जायसवाल की बैटिंग आप मतलब ऐसी बैटिंग थी कि आप देखते रह जाएंगे। 14 छक्के टेस्ट मैच में बहुत कम देखने को मिले होंगे। जायसवाल और उसके बाद सरफराज खान के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। जी, लव का कुछ टेक्निकल इशू हो गया है कि माइक में उनके अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट का इशू आ रहा है। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज के पूरा अगर सूरत हाल दिन की बात करें तो किस तरीके से ओवरऑल स्कोर रहा। उसमें टीम इंडिया ने जो टारगेट दिया था वो दिया था 556 रन का, जिसमें जायसवाल ने शतक लगाया और ये एक और उन्होंने आज मतलब रिकॉर्ड्स की तो उन्होंने छड़ियां लगा दी है कि लगातार दूसरी बार एक ही सीरीज में डबल 100 लगाई उन्होंने। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले, जिसमें एक रिकॉर्ड हमें ये देखने को मिला कि जो हम सरफराज खान की बात कर रहे थे पहली पारी में, उन्होंने इस पारी में 50 मारी और वो अब चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में 50 मारी है। तो उसका आपको हम स्टैट भी बता देते हैं कि उसमें किस-किस प्लेयर्स के नाम हैं जो हमें देखने को मिले। उसमें एक नाम है हमारे साथ दिलवर हुसैन, जो 1934 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही मारे थे, दोनों पारियों में 50। इसके बाद सुनील गावस्कर का नाम है जो उन्होंने 1971 में 2 50 मारी थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और उसमें फिर श्रेयस अय्यर का भी नाम है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ में हम बात करें तो इसी अभी 3 साल पहले उनका डेब्यू हुआ था। उस पर उन्होंने भी 50s मारी थी दोनों पारियों में। पहली पारी में तो उनका शतक भी है और अब सरफराज खान चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर 50s मारी है। पहली पारी पर वो हालाँकि हम कहेंगे कि अनलकी रहे कि रन आउट हो गए, लेकिन इस पारी पे भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब ताबड़तोड़ पारी खेली और इस बार भी उनका जो हमें 50 दिखा वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और लास्ट में तो हम देख रहे थे कि वो मतलब इंग्लैंड गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ ही कर रहे थे कि किसी बॉल पर 50 लगा रहे थे, किसी बॉल पर चौका लगा रहे थे, किसी बॉल पे छक्का लगा रहे थे। तो ओवरऑल देखें तो टीम इंडिया के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और फिर बॉलिंग में हमें देखने को मिले रविंद्र जडेजा, जिन्होंने मतलब कमाल की ही बॉलिंग कर दी। और अगर हम पूरे मैच की बात करें तो 3 हीरो हमें देखने को मिले। इसमें पहला हीरो अगर हम देखें तो वो थे रविंद्र जडेजा, दूसरा अगर हम हीरो बात करें वो है यशस्वी जायसवाल और तीसरे सरफराज खान। जडेजा की बात करें तो उन्होंने पहली पारी में शतक भी लगाया और दूसरी पारी में अगर हम देखें तो उन्होंने अब 5 विकेट भी लिए। तो ये 3 हीरो रहे और हम चौथा कह सकते हैं कप्तान को भी, क्योंकि उनका पहली पारी में उनका भी एक शतक था। तो ओवरऑल जो है वो ये 4 हीरो रहे मैच के और अश्विन वापस आ गए थे, उन्होंने लास्ट में विकेट भी लिए। लेकिन ओवरऑल मैच में देखें तो बहुत बड़े-बड़े स्टैट्स हमें देखने को मिले। तो लव, अब आपका माइक में आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी जी। तो नेटवर्क जी, इशू था तो सही। ओवरऑल अभी हम स्टैट्स की बात कर रहे थे कि आज के दिन कितने सारे स्टैट्स टूटे। तो एक स्टैट्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, जो जायसवाल ने बनाया है। वो है एक टेस्ट पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वो सबसे ऊपर हो चुके हैं। एक पारी में उन्होंने 12 छक्के लगाए। सेकंड पर नवजोत सिंह सिद्धू हैं, तीसरे मयंक अग्रवाल हैं, चौथे पे वीरेंद्र सहवाग हैं और पांचवें पे हमें एक बॉलर दिख रहे हैं, ये भी एक बहुत ही शॉकिंग है। वो है हरभजन सिंह। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसमें भी अब वो जॉइंट हाईएस्ट बन चुके हैं और हमें दूसरा जो नाम है वो आप गेस करिए, दर्शक भी मानेंगे कि उनका नाम कैसे हो सकता है, जो स्विंग के बादशाह थे पाकिस्तान के वसीम अकरम, उनकी उन्होंने बराबर कर ली है बात। ये मेरे को देख के मतलब बहुत ज्यादा हैरानी हुई एक कि कमेंट आया है, व्हाट 12। अबाउट सिराज। जी, कमेंट अभी एक हमारे सामने आया है कि सिराज के बारे में। सिराज ने पहली पारी में अच्छी बॉलिंग करी, इस पारी में भी हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि शुरुआत में जो बेन डकेट थे, जिन्होंने पहली पारी में 150 रन बनाए थे, उनको रन आउट करवाया ध्रुव जुरैल के साथ मिलके। तो
आपको हर चीज़ में कंट्रीब्यूशन छोटी या बड़ी दिखती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गेंद से ही कंट्रीब्यूट करें कि हमें दिखता है कि इस पूरे मैच में आप देखें तो बुमराह का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग अपनी कंसिस्टेंट लाइन्स पे करी, लाइन लेंथ उनकी अच्छी थी, उस तरीके से भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार विकेट लेके ही कंट्रीब्यूट करें। बुमराह ने कल भी बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया था। बुमराह ने ही पहला विकेट ज़रूर का लिया था, उसके बाद लगातार विकेट गिरने स्टार्ट हो गए थे। जी, तो कहीं न कहीं हर प्लेयर ने इस मैच में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे यशस्वी जायसवाल की बात करें, चाहे सरफराज खान की बात करें। अपने डेब्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हुए इनिंग्स खेली, दोनों पारियों में उन्होंने बेहतरीन पहली पहली इनिंग्स में उन्होंने 62 बनाए थे, उसके बाद इस वाली इनिंग्स में 68 नॉट आउट। पहली वाली इनिंग्स में उनका शतक हो जाता, जिस सबसे वो लोग वो फ्लो में नज़र आ रहे थे, सबसे वो बॉल को टाइमली मार रहे थे, तो वो रन आउट ना होते, अनफॉर्चुनेट था वो रन आउट, तो उनका शतक आ जाता। लेकिन इस पारी में उन्होंने फिर से साबित किया है कि कितना कंसिस्टेंटली वो डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका, और उनको इंडिया में मौका मिला है तो वो उस मौके को दोनों हाथों से उन्होंने रखा है। जी। और हम अभी एक और अब हमारे सामने एक रिकॉर्ड है, अभी मैं ये रिकॉर्ड मैंने दर्शकों के साथ भी शेयर किया है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस पे कि जब चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में सरफराज खान की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने दोनों पारियों में 50 लगाई है। इसमें बड़े-बड़े दिग्गज के भी नाम है, सुनील गावस्कर का भी नाम है इसमें, श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि उन्हीं की जगह अब परमानेंट हो सकती है कि सरफराज को मिल जाए, तो उनका भी इसमें नाम है शामिल। और एक दिलावर हुसैन जिन्होंने 1934 में, तो 4 ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने दोनों पारियों में 50 लगाई है, उसमें सरफराज खान का नाम जुड़ गया। देखिए, श्रेयस अय्यर की जगह इनको कंफर्म करना मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी। श्रेयस अय्यर ने भी अपनी डेब्यू जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था, उन्होंने उसमें बहुत सी पारी शतक ही खेली लगाया थी, था। शतक भी मारा था उससे। जी, जी। तो काफ़ी अच्छा खेला था उन्होंने। एक मैच के बेसिस पे जज करना मुझे लगता है थोड़ी बिल्कुल, जल्दबाज़ी तो हमें देखने को मिल रही है और इसी में मैं दर्शकों के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ओवरऑल हमें कुछ और भी स्टैट्स पता चले, तो वो स्टैट्स भी मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या-क्या स्टैट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं पूरे मैच की अगर हम ओवरऑल बात करें। उसमें हमें एक और स्टैट ये देखने को मिला कि अगर हम सीरीज़ की बात करें, तो उसमें भी अब जायसवाल के 20 से ज़्यादा छक्के हो चुके हैं, जो अभी तक किसी भी इंडियन प्लेयर ने एक सीरीज़ में इतने छक्के नहीं लगाए हैं। और विन्स में देखें तो हाईएस्ट वन्स इनिंग्स लीड ओवरटर्न टू विन अ टेस्ट में अगर बात करें, तो ये अब इन इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी जीतें हैं, जिसमें 274 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कोलकाता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुंबई भी है, जिसमें 13 रनों से जीती है। तो लीड की रिज़ल्ट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें नाम हमें देखने को मिलते हैं। जो 190 वर्सेस इंग्लैंड की अगर फर्स्ट इनिंग्स लीड की रिज़ल्ट में अगर हम देखें, तो ये अब दूसरी बड़ी जीत बन गई है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हाईएस्ट टोटल इन अ होम डिफीट फॉर इंडिया में देखें तो 449 वर्सेस पाकिस्तान, 436 वर्सेस इंग्लैंड हैदराबाद और 424 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु। तो इसमें भी इंग्लैंड का एक नाम शामिल हो चुका है और एक और हमें रिकॉर्ड है कि नो विकेट फॉर इंग्लैंड सीमर्स इन अ टेस्ट इन अ पोस्ट वॉर एरा की बात करें, तो उसमें अब हमें हैदराबाद वाला मैच याद है जिसमें एक भी विकेट नहीं लिया था। पूरे टेस्ट की बात कर रहे हैं हम और सारे विकेट जो थे वो स्पिनर्स ने लिए थे। ये अभी तक मतलब इंग्लैंड ने पहली बार इंडिया की ज़मीन पर ऐसा करते हुए दिखाया है। तो पूरे मैच में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स बने हमें देखने को मिले अभी तक अगर हम बात करें तो और भी हमें स्टैट्स मैं आपके साथ इसमें पूरी कन्वर्सेशन में शेयर करता रहूँगा, जितने भी हमें स्टैट्स हमें पूरे ओवरऑल देखने को मिले। इसमें प्लेयर्स की बात करें तो अब हमें एक ही कंसर्न थोड़ा दिख रहा है वो है रजत पाटीदार, तो उनकी जगह हो सकता है कि चौथे मैच में हमें केएल राहुल अगर वापसी करते हैं तो वो जगह भर सकते हैं या देवदत्त पड्डीकल एक लेफ्टी जिस तरीके से जायसवाल ने पारी खेली और अभी उनके बैक में थोड़ी स्टिफनेस है। हम होप करेंगे कि वो इतना ना हो कि वो बैक स्पैज़म उनको मैच से ही बाहर कर दे। अगर वो मैच से बाहर होते हैं तो देवदत्त पाटिकल हमें टॉप ऑर्डर या बैटिंग में ऐसा भी दिख सकते हैं कि वो ओपनिंग करें रोहित शर्मा के साथ। तो ये कुछ चेंजेज़ हैं। बॉलिंग तो टीम इंडिया की अभी परफेक्ट ही चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बुमराह अगर एक उनको वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से अगर उनको बैठना पड़े, तो वो बैठ सकते हैं। वरना कोई और रीज़न नहीं बनता जिस वजह से बुमराह जो है कि मैच में जाके बैठ जाएँ। ओवरऑल देखा जाए तो टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही है। तो अब 2-1 से सीरीज़ में आगे हो चुकी है लव। तो क्या लग रहा है कि अगले मैच में अगर हम बात करें तो क्या-क्या चेंजेज़ हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर यही सेम प्लेइंग 11 आपको उतरती हुई दिखेगी? जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है इंडियन टीम का, मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 सेम रहनी चाहिए। ज़्यादा मतलब चेंजेस नेसेसरी नहीं है।
अगर कोई फोर्स चेंज आता है तो बात अलग है, मगर मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 रहेगी और इंडिया ये सीरीज 4-1 से जीत जाएगी, जिस हिसाब से अब डोमिनेट करके जीत रही मतलब है दो इंडिया। गुना लगान तो टीम इंडिया वसूल गई है, आप कह रहे हो 4 गुना लगान वसूलेगी। हाँ, 4 गुना लगान, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वही है। और चेंजेस लेकिन ये है कि हमें देखने को आज भी दिख रहे थे कि यशस्वी जायसवाल जैसे पिछले मतलब इस पारी में कल भी हमने देखा था कि वो रिटायर्ड हो गए थे, और आज भी जब फील्डिंग भी कर रहे थे तो बार बार वो अपनी बैक को पकड़ रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि बैक स्पेजम इतना बढ़ जाए कि उनको अगले टेस्ट से बाहर होना पड़े। हाँ वही बात है, फोर्स चेंज अगर होगा कोई तो उस वजह से भले ही यशस्वी या जायसवाल को बाहर वर्कलोड बैठा की भी हम देंगे। बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि बुमराह बाहर हो सकते हैं। बुमराह बुमराह बाहर भी हो जाएंगे तो मतलब मुझे लगता नहीं कि अब इंडियन टीम जिस हिसाब से इतने कॉन्फिडेंट लग रही है, नजर आ रही है इस मैच के बाद से, बुमराह के बाहर जाने के बाद भी आज तक कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा। हाँ भाई, एक्स फैक्टर बॉलर जरूर है, वो हाईएस्ट प्रोवाइड विकेट करते हैं। टेकर है वो, हाईएस्ट नहीं विकेट तो टेकर अगर है। अगर देखिए, अगर आपको लॉन्ग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना है, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो बुमराह बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। ऐसा नहीं चाहेंगे आपकी कोई इंजरी हो जाए जिससे वर्ल्ड कप में इंडिया को नुकसान हो जाए। तो अगर वर्कलोड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, और जायसवाल को भी सेम केस में अगर रेस्ट देना चाहे तो जी, इंडिया दे सकती क्योंकि धर्मशाला में हमें पता है कि सीमर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उस नजरिए है। से जी जी। देखें तो उनको एक मैच का रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मशाला जो मैच है वहां पर हमें ऐसा हो सकता है कि 3 सीमर्स भी खेलते हुए दिखे, अगर कंडीशंस वैसी रही पिच में भी, और अगर वेदर भी हम देखें तो अगर उनका वेदर और वैसी कंडीशंस रहती है तो बुमराह जो है वो चौथे मैच में खेलते हुए हमें दिख सकते हैं, तो उस नजरिए से देखें तो बुमराह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम गुज्जू बॉय की बात कर रहे हैं, गुज्जू बॉय ने तो आज मतलब परफॉर्मेंस बैटिंग से पहली पारी में और दूसरी पारी में हमें बॉलिंग से करते दिखा है, क्योंकि उनको दूसरी पारी में बैटिंग तो मिली नहीं जडेजा को। तो लोकल बॉय का भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा कि एक और 5 विकेट जडेजा ने अपने नाम कर लिया है। ये जडेजा का परफॉर्मेंस सिर्फ अभी से नहीं, हमेशा से जडेजा ने कहीं ना कहीं से, अगर बैटिंग और बॉलिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो फील्डिंग से कंट्रीब्यूट कर देते हैं। जडेजा इस तरीके के प्लेयर है। और एक इनिंग में बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया, एक इनिंग में बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूंगा इस टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं जडेजा का भी है। जितना जायसवाल को क्रेडिट मिल रहा है उतना ही जडेजा को भी मिलना चाहिए। ये बात तो है। अर्पित मेरे और एक बात अगर नेक्स्ट मैं अगर अगर नेक्स्ट मैच में आपके हिसाब से बुमराह को बैठाते हैं तो उनकी जगह किस बॉलर की जगह बन रही है स्क्वाड में? मुझे फिर तो वही है, उनके इंडियन टीम के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आकाशदीप ही रखा है उन्होंने, तो आकाशदीप को ही खिलाएंगे, मुकेश कुमार को और भी खिला सकते हैं। जायसवाल की जगह पडिक्कल का चांस लग रहा है आपको, अगर आप हाँ, अभी मैं इंजरी? आपके जब अभी इंटरनेट इशू चल रहा था तो मैं दर्शकों से यही चीज डिस्कस कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आपको पडिक्कल आ सकते हैं अगर जायसवाल को बैक स्पेजम रहता है, और पडिक्कल वैसे भी आ सकते हैं पाटीदार की जगह। टीम इंडिया हो सकता है कि अब चौथे मैच में मौका दे दे, या फिर केएल राहुल वापस आ जाए। तो कुछ कुछ अभी स्पेकुलेशंस ही हैं कि अगर केएल राहुल वापस आ जाते हैं चौथे टेस्ट में, तो फिर पाटीदार की जगह उनको मौका मिल जाएगा, और अगर जायसवाल फोर्स चेंज होता है तो पडिक्कल को मौका मिल सकता है। क्योंकि एक लेफ्टी अब इंडिया चाहेगी कि टॉप ऑर्डर में रह ही रहे, वरना फिर जडेजा को और अक्षर पटेल दोनों को खिलाना पड़ जाता है। और मैं नहीं जी चाहूंगा कि जी। बॉलिंग में अब स्पिन ट्रायो में तो कोई चेंज हो। मुझे ये ट्रायो अभी तक का सबसे सही ट्रायो लगता है कि आपके पास तीनों अलग अलग तरीके के गेंदबाज हैं। एक आपके पास चाइनामैन है, एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, एक आपके पास ऑफ स्पिनर है। तो ये तीन वैरायटी जो गेंदबाज है, ये टीम इंडिया को मतलब परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं। और बॉलिंग में दोनों सिराज ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, ध्रुव और जुरैल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया को एक के असल लिए में देखिए, ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट मिल गई है? देखिए ऋषभ पंत से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो ऋषभ पंत का अटैक था वो सरफराज खान में बैटिंग में दिखता है। और बॉलिंग और अगर हम विकेट कीपिंग में देखें तो पहली पारी में उनसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई, जिस पर कमेंटेटर्स ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया। वो कल के दिन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला, लेकिन वही है कि आज उन्होंने बहुत अच्छा कवर अप किया, आज उन्होंने कैच बहुत अच्छा लिया, पहला रनआउट जो कि बहुत मुश्किल था कि आप वहां से आ रहे हैं भगते हुए और आपके बिल्कुल थोड़ा ही आगे 2 फुट 3 फुट भी पहले ही बॉल गिर जाती है, उसमें आपको प्रेडिक्ट करना, आपने हेलमेट वैसे ही नहीं पहन रखा था। तो उस तरीके से आपने डाइव करके बॉल रोका और फिर उसके बाद रन आउट किया। और बहुत छोटे-छोटे आज हमने देखा कि बॉल अनइवन बाउंस हो रहा था, तो उसमें विकेट कीपिंग, ओवरऑल विकेट कीपिंग आज मतलब पहली पारी से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और बैटिंग तो हम उनकी देख ही चुके हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है।
तो अब अभी ये है कि उनको मौके जितने ज़्यादा मिलेंगे उस पर ही हम कंपेयर कर पाएँगे। ऋषभ पंत से कंपेयर देखिए, करने के लिए तो अगर आप बड़ी पारी हिटिंग खेलनी कैपेबिलिटीज़ पड़ेगी। की बात करते हैं, तो ध्रुव जुरैल ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है आईपीएल में, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस रही थी उनकी, कि वो हिट करना भी जानते हैं प्रॉपर्ली। तो हो सकता है अभी टेस्ट मैच में, अभी एक थोड़ा ही इनिंग्स मतलब में हमने टेस्ट देखा है। टेस्ट गेम बहुत अलग हो जाता है। मैं मतलब आप ऋषभ पंत के भी नहीं बयान सुनेंगे। ऋषभ पंत का भी देखिए आप, T20 आईपीएल में परफॉर्मेंस जिस तरीके का रहता है, वो वही अप्रोच उनका बहुत हद तक सिमिलर अटैकिंग अप्रोच उनका टेस्ट मैच में भी रहता है। तो ध्रुव जुरैल लेकिन की वो अगर अटैक, आप हिटिंग, वही मैं कहने वाला था आपसे कि उन्होंने अटैक की अगर बात भी करें, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो 150 की स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। उसमें पंत का भी मैं गाबा वाला इंटरव्यू आया था, ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो भी मैं सुन रहा था पूरा। तो उन्होंने जब उस पारी को रिलीव कर रहे थे, तो वो ये बता रहे थे कि भाई आप मेरी पारियाँ देखिए। किसी भी पारी में आपको मैं 200 या 150 की स्ट्राइक रेट से मारता हुआ नहीं देखूँगा। लेकिन हाँ, मैं किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो उस तरीके के नज़रिए से देखें तो अभी ध्रुव जुरैल को अभी हमें टाइम देना पड़ेगा कि वो वैसा नज़रिए से गेम खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, कि आप उनकी पारी उस दिन भी देखेंगे तो उस पारी में उन्होंने ऐसा अटैक नहीं किया है कि वो 100 की स्ट्राइक रेट से 90 की स्ट्राइक रेट से मार रहे थे। 50-60 की स्ट्राइक रेट चल रही थी, उन्होंने छक्के मारे जब भी उनको लगा कि गेंदबाज मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और एक जगह कंसिस्टेंट लाइन्स पे वो बॉल फेंक रहा है। अगर लाइन लेंथ उनकी कंसिस्टेंट होगी बॉलर की, तो वो हमेशा किसी भी बैट्समैन के लिए दिक्कत होती है। तो वो उन्होंने ज़रूर बिगाड़ी। लेकिन मैं जहाँ तक है सरफराज खान का इसमें ज़िक्र करना चाहूँगा। अगर आप अटैक की बात करें तो जिस तरीके से वो क्लीन हिट्स लगा रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से दोनों पारी में, आप एक पारी में देखिए बेस्ट बॉल जो था, वो टीम इंडिया ने इस मैच में ज़्यादा अच्छा बेस्ट बॉल दिखाया। बेन डकेट के अलावा मुझे नहीं दिखता कि इंग्लैंड ने पूरा किसी ने भी बेस्ट बॉल क्रिकेट खेल पाए हो। नहीं खेलने का मौका ही मिलेगा तब खेलेंगे ना, जब लेकिन इस पिच पे पारी में आते तो ही विकेट मतलब गिर जा रहे। पहले डरे-डरे सहमे-सहमे आए थे इंग्लैंड टीम की, बेस्ट बॉल हाँ, खेलने लायक थी तो ऊपर से जिसने रन बनाए थे वो रन आउट हो गया, तो हाँ, बचता ही क्या है फिर। तो नहीं, वही है बेस्ट बॉल कहने की इंग्लैंड बात का है। यही होता है, जब स्टार्टिंग में एक आध विकेट गिर जाता है, उसके बाद हर टीम की तरह इंग्लैंड का भी है कि विकेट गिरने लग जाते हैं, प्रेशर में आ जाती है टीम, तब बेन बेस्ट स्टोक्स बॉल का खत्म हो लेकिन आज जाता है बिल्कुल। बयान है वो बहुत ही मतलब ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब उनको अभी उनका ये कहना है कि बेन डकेट है, उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली और जो हमारा मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया के हम कितना टोटल जा पाए पहली पारी में, वो हम पूरा नहीं कर पाए। और उन उसके बाद कि सबका अलग-अलग परसेप्शन है, लेकिन हम ड्रेसिंग रूम में जैसा हमारा परसेप्शन है, हम उस पे डिपेंड करते हैं और हमारे लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम 1-2 से सीरीज़ डाउन है, लेकिन हमें 2 मैच जीतने हैं और 2 मैच बचे हैं। तो वो उनका मतलब क्लियर है कि अभी भी हम सीरीज़ जीत के जाएँगे। मुझे लगता है कि नहीं, अगले मैच के बाद शायद वो मैंने हाँ, बेन डकेट का भी मैंने देखा था, एक स्टेटमेंट में कहीं पढ़ा था, उन्होंने बोला कि जो जायसवाल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उसका क्रेडिट कहीं हुँ। ना कहीं बेसबॉल को जाता है, कि हमारी वजह से वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब क्रेडिट लेने में और कॉन्फिडेंस में तो इंग्लैंड की टीम बहुत हाई रहती है हमेशा। हाँ, और फिर उनका हमने धाराशायी होते हुए वर्ल्ड कप में देखा ही था, ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उनका क्रेडिट और उनकी टीम यहाँ पर जो धाराशायी हुई थी और पहले मैच जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से माइकल वॉन और उनकी तरफ से आया भी था बयान, जो कि वो देते भी हैं कि एक मैच जीत जाते हैं, उनको लगता है कि हमने पूरा गेम ही अपनी तरफ कर लिया, सीरीज़ ही हमारी है। लेकिन अब नहीं, टीम इंडिया इंडिया ने को इतना बस हाई 1 स्टैंडर्ड मैच और सेट कर जीतना रखा है। है ना, जी? टीम इंडिया ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि टीम एक मैच हराने के बाद भी अपने आप को ऐसे समझ लेती है कि हाँ, इंडिया में आके एक मैच भी जीता है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मतलब टेस्ट सीरीज़ तो टीम इंडिया में लास्ट इंग्लैंड ही जीती थी 12 साल पहले, तो अभी तक वो 2000 रिकॉर्ड 2012 में जीती जाएगी। 2012 में जीती थी। एलिस्टर कुक उस टाइम पर काफ़ी अच्छा खेले थे, जो रूट मुझे लगता नहीं है शायद उस टीम में थे। इयान लेकिन बेल एलिस्टर थे क्या? यहाँ इयान बेल थे, पॉल कॉलिंगवुड थे, केविन पीटरसन थे उस टीम में और ब गेंदबाजों में ग्रेम सॉन और मॉन्टी पेनेसर ने मैच चेंज किए थे उनके लिए सबसे ज़्यादा। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, ग्रेम सॉन और मॉन्टी पेनेसर ने। दूसरी तरफ हरभजन भी थे। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ वो रही थी। अब चौथा मैच की बात करें तो चौथा मैच अब 23 फरवरी यानी 5 दिन बाद होगा। तो टीम इंडिया के पास भी काफ़ी टाइम रहेगा और अब देखते हैं कि चौथे टेस्ट मैच में किस तरीके से रहेगा। तो अब हमने ओवरऑल सारी चीज़ों पर बात कर ली है। तो अगर आपको हमारा ये पूरा डीएनएल का लाइव सेशन पसंद आया हो, हमने चारों दिन की अगर आप हाइलाइट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को डीएनए को इंग्लिश और हिंदी दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। वहाँ पर जाकर आप हमारे पूरे सारी जितनी भी अपडेट्स हैं, मैच से जुड़ी हुई और अलग पूरे न्यूज़ से रिलेटेड भी अपडेट्स वो वहाँ पर जाकर आप पा सकते हैं। और हमारी हिंदी और इंग्लिश की वेबसाइट पर जाकर भी आपको अलग-अलग स्टैट्स
और क्रिकेट और दुनिया जगत से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिलेगी। और इस लाइव सेशन को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको होप करते हैं कि लाइव सेशन ये पसंद आया हो, जिसमें अगर हमने पूरा स्टैट्स, एनालिसिस और मैथ से जुड़ा हुआ सब कुछ कवर अप किया था।